hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to start new chapter. हम next chapter start कर रहे हैं, that is shear stress distribution. Now students, ये जो chapter है that is shear stress distribution, इस chapter को पढ़ने के there are some prerequisites. That is ये chapter पढ़ने से पहले आपको बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. पर्टिकुलरली जो हमने बेंडिंग स्ट्रेस में लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था दैट इज फोर्स शेयरिंग एंड मोमेंट शेयरिंग इन केस ऑफ बेंडिंग, वो आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को यूज करके ही हम शेयर स्ट्रेस का जो बेसिक इक्वेशन है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक इक्वेशन है वो हम डिराइव करने वाले हैं. तो ये चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेंडिंग स्ट्रेस का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज जो बेंडिंग स्ट्रेस अभी तक हमने पढ़ा है वो चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज जो आगे के कॉन्सेप्ट है बेंडिंग स्ट्रेस के उसमें कंबाइंड स्ट्रेस का यूटिलाइजेशन है, दैट इज बेंडिंग एंड शेयर दोनों का यूटिलाइजेशन है. तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद देखेंगे. देखिए ये जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों थोड़ा सा इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे. कुछ जो टॉपिक्स है शेयर स्ट्रेस के उसमें बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लगता है और कुछ जो टॉपिक्स है बेंडिंग स्ट्रेस के उसमें शेयर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लगता है, दैट इज कंबाइंड बेंडिंग एंड शेयर का कॉन्सेप्ट लगता है. सो इसलिए दोनों चैप्टर थोड़ा सा पैरेलली चलते हैं, इसलिए हमने पहले कुछ पढ़ा बेंडिंग स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट हमने देखे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट्स. एंड शेयर स्ट्रेस होने के बाद हम एक बार वापस से बेंडिंग स्ट्रेस पे जाएंगे और कंबाइंड कॉन्सेप्ट देखेंगे बेंडिंग एंड शेयर के. So the next topic that we are going to start today is shear stress distribution. Now सबसे पहले हमको shear stress distribution पढ़ने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि shear stress डेवलप होने का what is the actual reason और किस तरीके से बीम्स में ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं. देखिए स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि शेयर स्ट्रेस क्यों डेवलप हो रहा है और कैसे डेवलप हो रहा है. अगर आप ये नहीं समझेंगे कि शेयर स्ट्रेस क्यों डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, तो आप कभी भी शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे कि शेयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है और कैसे डेवलप हो रहा है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर स्ट्रेस क्यों डेवलप हो रहा है. सो इफ आई कंसिडर टू मेंबर्स, so here I am considering two members. This is member number 1 and this is member number 2. Now ये जो दोनों members है, ये दोनों members simply एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है. ये जो दो members है simply placed है one over the another. इन दोनों के बीच में there is no bond. So there is no bond between 1 and 2. This is member number 1, this is member number 2 and there is no bond between 1 and 2. नाउ अगर इन दोनों मेंबर्स के बीच में देयर इज नो बॉन्डिंग, कोई बॉन्डिंग नहीं है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम अगर कोई ट्रांसवर्स लोड लगा रहे हैं, इफ आई एम अप्लाइंग अ ट्रांसवर्स लोड ओवर दिस स्ट्रक्चर, तो ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड पी क्या होगा इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में बेंडिंग आएगा. दिस स्ट्रक्चर विल बेंड इनटू फॉर्म ऑफ अ सर्कल. बट क्या डिफरेंस है जो हमने अभी तक बेंडिंग पढ़ा है और इस टाइप के स्ट्रक्चर में बेंडिंग में. नाउ सिंस ये जो दोनों मेंबर है, मेंबर नंबर 1 एंड मेंबर नंबर 2, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, दोनों कनेक्टेड नहीं है, सिंपली प्लेस्ड है एक दूसरे के ऊपर. तो ये जो दोनों मेंबर्स है ये इंडिविजुअली बेंड करेंगे. नाउ इंडिविजुअल बेंडिंग का क्या मतलब है, दैट जो मेंबर नंबर 1 है, दिस मेंबर नंबर 1 विल बेंड ऑन इट्स ओन, ठीक है. सो मेंबर नंबर 1 में क्या होगा, मेंबर नंबर 1 में टॉप फाइबर में कॉम्प्रेशन आएगा, बॉटम फाइबर में टेंशन आएगा, लाइक दिस. तो ये जो मेंबर नंबर 1 है इसके टॉप फाइबर में कॉम्प्रेशन आया, बॉटम फाइबर में टेंशन आया, इसमें आपको एक न्यूट्रल फाइबर मिलेगा समवेयर हियर, जिसमें कि कोई टेंशन कोई कॉम्प्रेशन नहीं हुआ, जिसका लेंथ चेंज नहीं होगा. सिमिलरली मेंबर नंबर 2 जो है, मेंबर नंबर 2 भी क्या करेगा, मेंबर नंबर 2 भी इंडिविजुअली बेंड करेगा लाइक दिस, ठीक है. मेंबर नंबर 2 में भी क्या होगा, इंडिविजुअल बेंडिंग. सो मेंबर नंबर 1 में भी टेंशन कॉम्प्रेशन आ रहा है, मेंबर नंबर 2 में भी टेंशन कॉम्प्रेशन आ रहा है. सो आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है. सपोज इफ द इनिशियल लेंथ इज एल, इनिशियल लेंथ क्या है, एल है, इनिशियल लेंथ ऑफ द मेंबर इज एल. सो जो मेंबर नंबर 1 का टॉप फाइबर है इसका लेंथ कितना हो गया, एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है. मेंबर नंबर 1 के टॉप फाइबर में क्या है, कॉम्प्रेशन.
उसकी वजह से क्या हो गया, मेंबर नंबर का टॉप फाइबर जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, एल माइनस डेल्टा एल। मेंबर नंबर 1 का बॉटम फाइबर की लेंथ कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल। मेंबर नंबर 1 के बॉटम में क्या आया, टेंशन आया, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल। नाउ मेंबर नंबर 2 का जो टॉप फाइबर है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल माइनस डेल्टा एल डैश। मेंबर नंबर 2 का जो टॉप फाइबर है उसकी लेंथ क्या होगी, मेंबर नंबर 2 में कॉम्प्रेशन आएगा टॉप फाइबर में, तो मेंबर नंबर 2 के टॉप फाइबर की लेंथ कितनी होगी, एल माइनस डेल्टा एल डैश। और मेंबर नंबर 2 के बॉटम फाइबर की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल डैश। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जंक्शन है ये दोनों मेंबर्स का, इसमें देखिए क्या हो रहा है। नाउ ये जंक्शन में देखिए कि जो टॉप फाइबर है मेंबर नंबर 2 का उसकी लेंथ क्या होगी, एल माइनस डेल्टा एल डैश। और जो बॉटम फाइबर है मेंबर नंबर 1 का उसकी लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल डैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जंक्शन पे जो दोनों मेंबर है 1 एंड 2, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है। These two members are sleeping over each other, इस तरीके से स्लिप कर रहे हैं। मेंबर नंबर 2 का टॉप फाइबर क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, मूविंग इनसाइड्स। और मेंबर नंबर 1 का टॉप फाइबर में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, मूविंग आउटसाइड्स। तो मेंबर नंबर 1 क्या हो रहा है, आउटसाइड मूव कर रहा है, मेंबर नंबर 1 का बॉटम फाइबर आउटसाइड मूव कर रहा है, और मेंबर नंबर 2 का टॉप फाइबर इनसाइड मूव कर रहा है। तो इन दोनों मेंबर्स के बीच में क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है। नाउ देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2, तो ये दोनों मेंबर्स एक दूसरे की स्लीपिंग को प्रिवेंट नहीं कर रहे। समझ में आया, मेंबर नंबर 1 एंड मेंबर नंबर 2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, एंड हम इसको फ्रिक्शनलेस अज्यूम कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शनलेस होगा तभी ये आएगा। तो मेंबर नंबर 1 एंड मेंबर नंबर 2 में कोई बॉन्ड नहीं है, मेंबर नंबर 1 एंड मेंबर नंबर 2 आर फ्रिक्शनलेस, दैट इज वाई ये क्या हो रहा है, स्लिप कर रहे हैं। मेंबर नंबर 1 में क्या हो रहा है, मेंबर नंबर 1 के बॉटम फाइबर में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, मेंबर नंबर 2 के टॉप फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये जो दोनों मेंबर है, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन देम, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन देम, तो दोनों एक दूसरे के मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन केस हम क्या बोल सकते हैं, जो दोनों मेंबर है एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं, दे आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर। ठीक है, नाउ जब ये दोनों मेंबर एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं, दे आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब ये दोनों मेंबर एक दूसरे के मूवमेंट को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस इन दोनों के बीच में कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा है। सो मेंबर नंबर 1 एंड 2 आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर। मेंबर नंबर 1 एंड 2 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं। सो देयर इज नो शेयर स्ट्रेस, देयर इज नो शेयर स्ट्रेस। क्लियर है, क्योंकि मेंबर नंबर 1 एंड 2 एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जा रहे हैं, एंड देयर इज नो रेजिस्टेंस, एक दूसरे के मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है। ना इसको अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली, तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक बंच ऑफ पेपर ले सकते हैं लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बंच ऑफ पेपर। अब इस बंच ऑफ पेपर को जब आप बेंड करेंगे लाइक दिस, इस पे आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड लगाएंगे लाइक दिस, तो आप यहाँ पे देखिए इसके क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, दीज आर डिफरेंट लेयर्स, ये क्या है, डिफरेंट लेयर्स है। तो दीज लेयर्स क्या होगा, बेंडिंग जैसे ही लगाओगे, ट्रांसवर्स लोड जैसे ही लगाओगे, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगी। इसमें आप जैसे ही बेंडिंग लगाओगे तो यहाँ पे देखिए लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही है, और हर लेयर के टॉप फाइबर में कॉम्प्रेशन आएगा, बॉटम फाइबर में टेंशन आएगा। हर लेयर के, फिर दूसरी लेयर है उसके टॉप फाइबर में कॉम्प्रेशन, बॉटम में टेंशन, तीसरी लेयर के टॉप में कॉम्प्रेशन, बॉटम में टेंशन। तो यहाँ पे आप जब क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको क्या दिखेगा कि हर लेयर का जो टॉप फाइबर है उसमें क्या रहे, तो कॉम्प्रेशन, बॉटम में टेंशन। तो इस टाइप का आपको फिगर दिखेगा प्रैक्टिकली अगर आप बंच ऑफ पेपर में बेंडिंग लगाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो बड़ा बंच लीजिए और उस पर लोड लगाइए, दो सपोर्ट्स के बीच में रख के लोड लगाइए, आपको इसी टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो क्लियर है कि अगर आप इस तरीके से एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ऑफ मटेरियल रखोगे, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर ऑफ मटेरियल रखोगे विदाउट एनी बॉन्ड इन बिटवीन देम, उसकी वजह से क्या होगा, लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगी। एंड अगर लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जा रही है, एक लेयर दूसरे लेयर की स्लिपिंग को या दूसरे लेयर की मूवमेंट को प्रिवेंट नहीं कर रही है, देन इन दैट केस वहाँ पे क्या होगा,
कोई shear stress डेवलप नहीं होगा. बट इन द एक्चुअल मेंबर्स क्या होता है, एक्चुअल मेंबर, सपोज दिस इज अ एक्चुअल मेंबर, सपोज दिस इज अ स्टील मेंबर, माइल्ड स्टील मेंबर, कंक्रीट का मेंबर है, कुछ भी आप ले सकते हैं. तो सपोज दिस इज अ एक्चुअल मेंबर एंड दिस मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड P. ठीक है. तो इन एक्चुअल मेंबर भी क्या हो रहा है, दिस एक्चुअल मेंबर आर ऑल्सो मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स. ये जो एक्चुअल मेंबर है ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर से ही मिलके बना है. हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस जब हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वहां पे हमने देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वहां पे हमने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर लेयर्स होती है मटेरियल में भी. सो दिस मटेरियल, दिस स्टील, दिस इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर. हर मटेरियल ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर लेयर से मिलके बना होता है. एंड वो जो लेयर से उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है, एक लेयर ऊपर है दूसरा लेयर नीचे है, तो हर लेयर के बीच में क्या रहेगा, हर लेयर के बीच में बॉन्ड रहेगा. So this is also made up of infinite number of layers like this. This is layer number 1, this is layer number 2, like this. infinite number of layers से मिलके बनाएंगे भी. Now in this case जब आप transverse load लगाओगे तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स लोड ये लेयर्स क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर स्लिप होना चाहेगी. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होगा, एक लेयर दूसरे लेयर के स्लिपिंग को या दूसरे लेयर के मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा. ठीक है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एक लेयर दूसरे लेयर के मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा. एंड दिस प्रिवेंशन ऑफ स्लिपिंग ऑफ वन लेयर ओवर दी अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस. देखिए किस तरीके से, सपोज दिस इज लेयर नंबर 1 एंड दिस इज लेयर नंबर 2. नाउ जब लेयर नंबर 1 आउटसाइड मूव कर रहा था ना, अभी हमने देखा इसके पहले वाले एग्जांपल में लेयर नंबर 1 ऊपर था, उस पर सैगिंग मूवमेंट लग रहा था, तो लेयर नंबर 1 का जो टॉप फाइबर है उसमें कॉम्प्रेशन आ रहा था, बॉटम फाइबर में क्या आ रहा था, एलोंगेशन आ रहा था. तो लेयर नंबर 1 का जो बॉटम फाइबर है वो आउटवर्ड मूव कर रहा था. नाउ लेयर नंबर 1 का जब बॉटम फाइबर आउटवर्ड मूव कर रहा था तो लेयर नंबर 2 का उसके साथ बॉन्डिंग है, लेयर नंबर 2 इज इन बॉन्ड विथ लेयर नंबर 1. तो उस पर क्या करेगा, लेयर नंबर 2 इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा लाइक दिस. सो लेयर नंबर 2 ने लेयर नंबर 1 पे क्या किया, एक इनसाइड डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगाया. सिमिलरली लेयर नंबर 1 ने लेयर नंबर 2 पे क्या किया, आउटसाइड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्योंकि लेयर नंबर 2 कहाँ मूव कर रहा था, इनसाइड मूव कर रहा था, तो उसमें कैसा फोर्स लगाया, आउटसाइड फोर्स लगाया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स बाय लेयर नंबर 1 ऑन लेयर नंबर 2. नाउ ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अगर आप 3D में देखोगे तो दिस फोर्स इज एक्टिंग ओवर दी सरफेस. ये सरफेस पे फोर्स लग रहा है. अगर मैं आपको लेयर नंबर 2 का 3 डायमेंशनल व्यू बताऊं तो दिस इज लेयर नंबर 2 एंड इसका अगर आप 3 डायमेंशनल व्यू देखेंगे सो इट इज लाइक दिस. सो दिस इज द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ लेयर नंबर 2. नाउ ये जो फोर्स लग रहा है ऑन दी लेयर नंबर 2 बाय लेयर नंबर 1, ये कहाँ पे लग रहा है, इसकी सरफेस पे, लाइक दिस. दिस इज एक्टिंग ऑन दी टॉप सरफेस ऑफ लेयर नंबर 2. सो ये जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स F is acting on this top surface of layer number 2 and this force divided by the top surface area of layer number 2, this is nothing but this is shear stress. सो समझ में आया आपको shear stress कैसे लग रहा है. shear stress is acting in between the layers because layers are trying to slip over the each other and there is bonding between the layers. intermolecular bonding है layers के बीच में and due to the presence of that intermolecular bonding क्या हो रहा है, layers जो है वो एक दूसरे के slipping को resist कर रही है एंड उसको रजिस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है. लेयर नंबर 1 जो है लेयर नंबर 2 पे फोर्स लगा रही है, लेयर नंबर 2 लेयर नंबर 1 पे फोर्स लगा रही है. उसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, दैट इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस. तो ये आपको समझ में आया. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, वो स्लिपिंग ऑफ लेयर्स ओवर ईच अदर, उसको प्रिवेंट करने के लिए शियर स्ट्रेस लग रहा है. नाउ वी विल ट्राई टू डेवलप कि ये कितना स्ट्रेस लग रहा है या ये कितना फोर्स लग रहा है. नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फोर्स शेयरिंग इन केस ऑफ बेंडिंग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यूज करने वाले. हमने देखा था कि इन द केस ऑफ बेंडिंग
इफ द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन मोमेंट को रजिस्ट कर रहा है m, तो उस मोमेंट के करस्पॉन्डिंग कितना फोर्स उस क्रॉस सेक्शन का कोई एक स्मॉल एरिया रजिस्ट करता है या शेयर करता है। सो हमने फॉर्मूला देखा था दैट एफ डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार, दिस इज इक्वल्स टू एम बाय आई इंटू ए वाई बार। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इन द टॉपिक दैट इज force sharing and bending sharing in the case of force sharing और moment sharing in the case of what bending। अगर आपने नहीं देखा है वाला लेक्चर तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस जो अभी हमने पढ़ा है इसका लेक्चर नंबर 3 है, बेंडिंग स्ट्रेस का लेक्चर नंबर 3, यस इट इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ 2 होगा, नहीं 3 है, आप देख लीजिएगा एक बार लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3, हेडिंग यही है दैट इज फोर्स शेयरिंग एंड बेंडिंग शेयरिंग इन केस ऑफ फोर्स शेयरिंग एंड मोमेंट शेयरिंग इन केस ऑफ व्हाट बेंडिंग। सो वहां पे हमने देखा था दैट इज द फोर्स शेयर्ड बाय अ स्मॉल एरिया ए एफ दैट इज एफ डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम बाय आई इंटू ए वाई बार। एम क्या है, एम इज द टोटल मोमेंट विच इज एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन, कैपिटल आई इज द second moment of area, or you can say moment of inertia of the cross section about neutral axis। a क्या है, a is the area जिस पे आपको कैलकुलेट करना है कितना फोर्स वो एरिया शेयर कर रहा है, a वो एरिया है जिस पे हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना वो फोर्स शेयर कर रहा है। y बार क्या है, y बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया a फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ f डैश। इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस का इक्वेशन को डेराइव करेंगे। नाउ आई एम कंसिडरिंग अ बीम, सपोज दिस इज अ simply supported beam। now this simply supported beam is subjected to a point load P at center। ठीक है, this simply supported beam is subjected to a point load P at center। अगर इस स्ट्रक्चर के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हो तो क्या हम बना सकते हैं? यस वी कैन इजीली ड्रॉ। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम इजीली बना सकते हैं। सो इसके लिए अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी कैसा आएगा, इट विल बी ट्रायंगुलर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डिग्री क्या हो जाएगा, 1। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के लिए ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। नाउ ऑन दिस स्ट्रक्चर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंसिडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट। एक स्मॉल एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो दिस इज द स्मॉल एलिमेंट जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इस एलिमेंट का जो लेंथ है, इस एलिमेंट का लेंथ आई एम कंसिडरिंग एज dx। इस एलिमेंट का लेंथ मैं कंसिडर कर रहा हूँ dx। ठीक है, एंड ये जो एलिमेंट है, सपोज अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊँ, ये मैं कोई एक रेंडम क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग अ ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। आप एक जनरल क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, सपोज दिस इज अ ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन एंड मैं अगर न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट करूँ तो न्यूट्रल एक्सिस है, एज्यूम कि समवॉट यहाँ पर कहीं है न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, दिस एलिमेंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये जो एलिमेंट मैंने लिया है, ये एलिमेंट न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल y डिस्टेंस पे। नाउ इस एलिमेंट को बोल रहा हूँ, दिस एलिमेंट इज बिटवीन सेक्शन 1 and 2 एंड आई एम कंसिडरिंग मोमेंट एट सेक्शन 1 इज m, and since this element is having very small length dx, so I am considering moment at section 2 is m plus dm। ठीक है, सेक्शन 1 पे मोमेंट कितना है m एंड सेक्शन 2 पे मोमेंट कितना है, इट इज m प्लस dm। अगर आप इस एलिमेंट के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो इस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन विल बी लाइक दिस। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एलिमेंट। समझ में आया? नाउ अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं तो इस फॉर्मूला में क्या है, एफ डैश इज द फोर्स विच इज रजिस्टर्ड बाय एरिया ए। एरिया ने कितने फोर्स को रजिस्ट किया है, दैट इज एफ डैश। तो यहाँ पर जो एरिया ए है, ये कौन सा एरिया है, दिस इज नथिंग बट दिस एरिया है। ठीक है, इस जो एलिमेंट है इसका, तो आप लेफ्ट में देखिए, तो लेफ्ट में देखोगे तो आपको ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा, इसके राइट में देखोगे तो भी ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा, बिकॉज दिस बीम इज प्रिज्मेटिक। तो इस सेक्शन के लेफ्ट में देखोगे तो ड्यू टू दिस एम
कुछ फोर्स रजिस्ट क्या होगा, दैट इज एफ डैश, और इसके राइट में देखोगे तो ड्यू टू एम प्लस डी एम कुछ फोर्स रजिस्ट क्या होगा, दैट वुड बी एफ डैश प्लस डी एफ डैश हम बोल देंगे। समझ में आया? तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट ने कुछ फोर्स शेयर किया होगा, इस क्रॉस सेक्शन के राइट ने कुछ फोर्स शेयर किया होगा। उन फोर्सेस को इक्वेट करके हम क्या करेंगे, उन फोर्सेस को इक्वेट करके हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को, हम इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इस चीज को हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। इस एलिमेंट का अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। सो अगर इस एलिमेंट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, नाउ दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द एलिमेंट एट सेक्शन ए। ये जो दिख रहा है आपको, ये सेक्शन 1 पे क्रॉस सेक्शन है एलिमेंट का, एंड ये जो दिख रहा है आपको, ये सेक्शन 2 पे क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो दिस इज क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन 1, दिस इज क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन 2। एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx। नाउ क्रॉस सेक्शन और यू कैन से सेक्शन 1 कितना मोमेंट बियर कर रहा है, इट इज बियरिंग मोमेंट m। यहाँ से देख सकते हैं आप फ्री बॉडी ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से कि सेक्शन 1 पे कितना मोमेंट आ रहा है, m। तो आई एम कंसिडरिंग इस m के करस्पॉन्डिंग जो सेक्शन 1 पे फोर्स आ रहा है, that is nothing but equals to f dash, so this is f dash force। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 पे मोमेंट कितना लग रहा था, m मोमेंट लग रहा था, तो उस m के करस्पॉन्डिंग कितना फोर्स आ गया, f डैश फोर्स। सिमिलरली सेक्शन नंबर 2 है, उसका टोटल क्रॉस सेक्शन कितना मोमेंट रजिस्ट कर रहा है, सेक्शन नंबर 2 का टोटल क्रॉस सेक्शन मोमेंट रजिस्ट कर रहा है m प्लस डी एम। तो इसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन नंबर 2 पे जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है, उस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन जो फोर्स बियर करेगा, दैट आई एम कंसिडरिंग एज इट इज एफ डैश प्लस डी एफ डैश। तो मोमेंट m लग रहा था, तो ये जो एरिया है, इस एरिया ने कितना फोर्स रजिस्ट किया, एफ डैश। जब मोमेंट m प्लस डी एम लग रहा था, तो इस एरिया ने कितना फोर्स रजिस्ट किया, F प्लस डी एफ डैश। नाउ ये जो फोर्सेस है, ये फोर्स मैंने कॉम्प्रेसिव ही क्यों लगाया, ये जो फोर्स है ये कॉम्प्रेसिव क्यों लगाया, बिकॉज ये जो हमने एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लिया है, दिस एलिमेंट इज अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। एंड हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर सैगिंग मोमेंट लग रहा है, इफ द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू सैगिंग मोमेंट, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी फाइबर्स है उनमें क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा। तो ये जो एलिमेंट है ये हमने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लिया है, दैट इज व्हाई इस एलिमेंट पे क्या आ रहा है, ये कॉम्प्रेशन लग रहा है, बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग कॉम्प्रेसिव। नाउ ये एलिमेंट का लोकेशन क्या है, दिस एलिमेंट इज एट अ वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो आई एम अज्यूमिंग सपोज दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से जो एलिमेंट है वो कितने डिस्टेंस पर है, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। एंड ये जो एलिमेंट है इसके क्रॉस सेक्शन पर एरिया कितना है, इस एलिमेंट के क्रॉस सेक्शन पर द एरिया इज a, दिस इज एरिया a। नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो हमको यहाँ पे नोट करना है, दैट इज द विड्थ at the bottom, the width of cross section at the bottom of element, it is b, width of cross section at the bottom of element I am considering it as b। so अगर आप 3 dimensional view में देखेंगे तो this distance is how much, b, this dimension is b। ठीक है, ये डायमेंशन का एक रोल है इन द फॉर्मूला, दैट इज b। अब देखिए, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लेफ्ट में कितना मोमेंट लग रहा था, m। उस मोमेंट m की वजह से ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना फोर्स बियर कर रहा है, एफ डैश फोर्स बियर कर रहा है। नाउ ये जो एलिमेंट है इसके जो राइट में क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे कितना मोमेंट लग रहा है, m प्लस डी एम, टोटल क्रॉस सेक्शन पे। तो क्रॉस सेक्शन का ये जो एरिया है a, ये एरिया कितना फोर्स बियर कर रहा है, f प्लस डी एफ फोर्स बियर कर रहा है। नाउ अगर इस एलिमेंट के फ्री बॉडी की बात करूं मैं, इफ आई कंसिडर फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो क्या ये फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है, यू विल से नो, दिस एलिमेंट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि लेफ्ट से फोर्स लग रहा है एफ डैश,
राइट से फोर्स लग रहा है एफ डैश प्लस डी एफ डैश, तो इस पे एक नेट फोर्स आ रहा है दैट इज डी एफ डैश, एंड ड्यू टू दिस फोर्स डी एफ डैश ये एलिमेंट क्या होना चाह रहा है, दिस एलिमेंट इज ट्राइंग टू गेट कॉम्प्रेस्ड, बट ये एलिमेंट क्या करना चाह रहा है, कॉम्प्रेस होना चाह रहा है। तो इसके कॉम्प्रेशन को रजिस्ट करने के लिए क्या होगा, इसके जो बॉटम वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट के जस्ट बॉटम वाला जो एलिमेंट है वो इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा लाइक दिस डी एफ, ठीक है। ये इस एलिमेंट के बॉटम वाला जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट पे एक फोर्स लगाएगा डी एफ, एंड दिस डी एफ फोर्स डिवाइडेड बाय ये जो बॉटम वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, दिस डी एफ फोर्स डिवाइडेड बाय ये बॉटम वाला एरिया, दिस इज नथिंग बट shear स्ट्रेस ऑन दिस एलिमेंट। समझ में आया? नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डी एफ फोर्स। सो अगर इस डी एफ फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले एफ डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ डैश कितना है, अभी हमने देखा था एफ डैश इज इक्वल्स टू एम बाय आई इंटू ए इंटू वाई बार, एम बाय आई इंटू ए इंटू वाई बार। सो एफ डैश प्लस डी एफ डैश कितना हो जाएगा, इट इज एम प्लस डी एम अपॉन आई इंटू ए इंटू वाई बार। सो आई कैन राइट f dash plus df dash minus f dash, this is equals to m plus dm upon I into a y bar minus m by I into a y bar। यहाँ से आपने a y bar upon I अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा m plus dm minus m, so m से m कैंसल, इधर भी f dash से f dash कैंसल, तो डी एफ डैश कितना आ जाएगा, डी एफ डैश इज नथिंग बट डी एम इंटू ए वाई बार अपॉन आई। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, डी एफ डैश आ गया। नाउ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांट टू कैलकुलेट शियर स्ट्रेस। हमें क्या चाहिए, हमें शियर स्ट्रेस चाहिए। तो शियर स्ट्रेस इज व्हाट, टाउ इज इक्वल्स टू डी एफ डैश अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस का एरिया, दिस सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया इज हाउ मच, इट इज नथिंग बट dx इंटू बी। तो दिस सरफेस एरिया इज नथिंग बट टाउ इज इक्वल्स टू डी एफ डैश अपॉन dx इंटू बी। तो टाउ इज इक्वल्स टू डी एफ डैश की वैल्यू रख दीजिए, इट इज dm इंटू ए वाई बार अपॉन आई अपॉन dx इंटू बी। व्हाट इज dm बाई dx, what is the rate of change of movement with respect to x, क्या होता है, dm by dx is nothing but shear force, this tau is equals to what, s a y bar upon ib। समझ में आया? so this shear stress is what, shear stress is s a y bar upon ib। now ये shear stress कहाँ पर है, this is the value of shear stress on a fiber which is at a distance of y from neutral axis। ये shear stress जो है, this shear stress is at the bottom of this element। जो एलिमेंट लिया था इसके बॉटम में ही तो है। देखिए ये df फोर्स कहाँ लग रहा है, एलिमेंट के बॉटम में। तो ये क्या है, दिस इज अ फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो टाउ अभी हमने लिखा, दैट टाउ इज इक्वल्स टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी, दिस इज व्हाट, दिस इज शियर स्ट्रेस at the bottom of this element, or you can see shear stress on a fiber which is at a distance of y from neutral axis। ठीक है, उस लेयर पे shear stress है जिस लेयर का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज स्मॉल y। सेकेंड थिंग, tau is equals to s a y bar upon i b। what is s, s is the shear force on the cross section। ठीक है, जिस क्रॉस सेक्शन पे आपको shear stress निकालना है वहां पे ये क्या है, shear force है। what is a, a is the area above this layer। जिस आपको पॉइंट पे shear stress निकालना है उस पॉइंट के ऊपर till the top इज एरिया ए। ठीक है, इस लेयर पे आपको निकालना था ना shear stress, तो इस लेयर के ऊपर क्रॉस सेक्शन में जितना भी एरिया आ रहा है दैट इज ए। नाउ अगर आप ये एलिमेंट को यहाँ पे लेते बॉटम में, सपोज यू टेक एलिमेंट एट बॉटम, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये वाला एरिया लेना पड़ता। समझ में आया? अगर आप एरिया को बॉटम में लेते
तो बॉटम की तरफ वाला एरिया लेना पड़ता। तो मतलब व्हाट इज ए इज द एरिया बिटवीन द लेयर एंड द नियरेस्ट सरफेस। ठीक है, एरिया बिटवीन जिस लेयर पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है और उसके नजदीक वाला सरफेस। ठीक है, सच दैट कि न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एरिया बिटवीन द लेयर एंड द सरफेस प्रोवाइडेड जो एरिया है वो न्यूट्रल एक्सिस को क्रॉस ना करे। व्हाट इज वाई बार? Y bar is the CG of the area from the neutral axis. Y bar क्या है? Y bar is CG of area A from the neutral axis. Y bar क्या है? इस area A का CG का distance है from the neutral axis. What is I? I is second moment of area, or you can say moment of inertia of the cross section about neutral axis. What is B? B is the width of the cross section. B क्या है? B is the width of the cross section at the bottom of this area. ठीक है, इस एरिया A के बॉटम में जो क्रॉस सेक्शन का width है that is nothing but B. समझ में आ गया सारे टर्म्स? तो टाउ इज इक्वल टू ए से वाई बार अपॉन आई बी। इसमें जो टाउ है वो कहाँ पे है? टाउ इज द शियर स्ट्रेस ऑन अ फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। तो प्लीज राइट व्हाट इज S? S is shear force at the section where shear stress is required. What is A? Is area of section above or below the point where stress is required. What is Y bar? Y bar is distance of CG of area A from neutral axis. What is I? I is second moment of area of the cross section about neutral axis of complete cross section ली गई। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होते हैं। is moment of inertia of the complete cross section about neutral axis. What is B? B is width of section at the point where stress is required. B is what? B is the width of क्रॉस सेक्शन। कहाँ पे? जिस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वहां पे। ठीक है, तो ये सभी टर्म्स का डिटेल्स है कि कौन से टर्म का क्या मतलब है। तो टाउ इज इक्वल्स टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। नाउ हमने शेयर स्ट्रेस तो कैलकुलेट कर लिया कि शेयर स्ट्रेस ऑन अ फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज एस ए वाई बार अपॉन आई बी। नाउ यहाँ पे जो है शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना इज लिटिल बिट इजी। फॉर्मूला से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इस शेयर स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है वो डिफाइन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे देखिए आप, हमने शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन बताया। ठीक है, ऑन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट पे शियर स्ट्रेस का जो डायरेक्शन आया दिस इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, टुवर्ड्स द राइट आया शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन। नाउ ये जो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन था, अगर आप इस एलिमेंट को बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ले लेते, इस एलिमेंट को बिलो द न्यूट्रल एक्सिस लेते, तो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन कुछ और आता। क्योंकि यहाँ पे क्या था? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या लग रहा था? कॉम्प्रेशन लग रहा था। तो ये जो दोनों फोर्सेस थे ये कैसे थे? कॉम्प्रेसिव थे। अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ये एलिमेंट लेते तो ये जो दोनों फोर्सेस लगते ये कैसे लगते? टेंसाइल। ये फोर्स इधर लगता है, ये फोर्स इधर लगता है, ये दोनों फोर्सेस कैसे लगते? टेंसाइल। तो ये जो डीएफ का डायरेक्शन है क्या हो जाता? रिवर्स हो जाता। तो यहाँ पे अगर आप एलिमेंट को न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंसिडर करोगे तो डीएफ फोर्स कहाँ लग रहा था? टुवर्ड्स द राइट। इस केस के लिए अगर इस एलिमेंट को न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंसिडर करते तो कहाँ पे लग जाता है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। सिमिलरली अगर आपने इसको क्या किया? फर्स्ट हाफ में कंसिडर किया, दिस एलिमेंट वाज इन फर्स्ट हाफ, अगर इस एलिमेंट को सेकेंड हाफ में कंसिडर करते तो जो लेफ्ट वाला सेक्शन है, लेफ्ट वाले सेक्शन पे मोमेंट ज्यादा आता, राइट वाले सेक्शन पर मोमेंट कम आता। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर आप इस एलिमेंट को यहाँ से उठा के सेकेंड हाफ में कंसिडर करते तो लेफ्ट वाले सेक्शन पे मोमेंट ज़्यादा रहता है एलिमेंट के राइट वाले सेक्शन पर मोमेंट कम रहता। तो लेफ्ट वाले सेक्शन पे मोमेंट ज़्यादा रहता, राइट वाले सेक्शन पे मोमेंट कम रहता, मतलब यहाँ पे क्या लगता है? एफ प्लस डी एफ, और इधर लगता है एफ। तो अगेन ये जो डायरेक्शन है क्या हो जाता? रिवर्स हो जाता। समझ पा रहे हैं आप?
तो ये जो डीएफ का डायरेक्शन है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है किस पे, दो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला तो ये जो एलिमेंट है इस पे स्ट्रेसेस कैसे लग रहे हैं, टेंसाइल लग रहे हैं या कॉम्प्रेसिव लग रहे हैं। दूसरा, ये जो एलिमेंट है इसके लेफ्ट में मोमेंट जा रहा है या इसके राइट में मोमेंट जा रहा है। तो इतना कुछ एनालाइज करना इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। समझ में आया? इतना कुछ एनालाइज करना दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो आप इस जो एफ फोर्स है या इस स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस का अगर आप डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो वो एनालाइज करके डायरेक्शन बताना ये बहुत ही टिपिकल काम है। वेयर एज इसके अगेंस्ट में हमें पता है अगर इस एलिमेंट पे, सपोज दिस इज द एलिमेंट, इस एलिमेंट पे अगर बॉटम में शियर स्ट्रेस लग रहा है लाइक दिस इज टाउ, तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जनरेट होगा ऑन दी परपेंडिकुलर प्लेन। सो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस विल बी लाइक दिस इज ऑल्सो टाउ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस टाउ लग गया। नाउ ये जो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है, इस कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन बताना इज वेरी इजी। देखिए, दिस वाज द एक्चुअल शियर स्ट्रेस, ये जो लग रहा था ये एक्चुअल शियर स्ट्रेस लग रहा था। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री का। और ये जो अभी ब्लू में जो स्ट्रेस लग रहा है दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो ये जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ, इस एक्चुअल शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन बताना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि डिपेंड कर रहा है किस पे, कि सेक्शन के लेफ्ट में कम फोर्स आ रहा है या ज़्यादा फोर्स आ रहा है, सेक्शन के राइट में कम फोर्स आ रहा है या ज़्यादा फोर्स आ रहा है। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि सेक्शन पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है या टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वेयर एज ये जो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है, दिस कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, इसको आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लग रहा है, इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस शियर फोर्स ऑन दिस सेक्शन। आप बताइए इस सेक्शन पे, ये जो सेक्शन हमने कंसिडर किया था, इस सेक्शन पे शियर फोर्स कैसा होगा? शियर फोर्स इज पॉजिटिव, शियर फोर्स इज पॉजिटिव ऑन दिस सेक्शन। अगर इस सेक्शन पे शियर फोर्स पॉजिटिव है एंड दिस शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव शियर फोर्स, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है इसका डायरेक्शन बताना इज वेरी इजी, दैट द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव शियर फोर्स। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस पता चल गया तो आप इजीली क्या बता सकते हैं? एक्चुअल शियर स्ट्रेस बता सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस लग रहा है, दिस एक्चुअल शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग अलोंग द लेंथ लग रहा है, एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग अलोंग द क्रॉस सेक्शन। तो इन द केस ऑफ डायरेक्ट शियर क्या होता है? इन द केस ऑफ डायरेक्ट शियर कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन बताना इज वेरी इजी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है? दिस इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव शियर फोर्स। Complementary shear stress is acting in the direction of positive shear force and it is acting on the cross section. देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ टॉर्शन ऑफ द शाफ्ट। टॉर्शन ऑफ द शाफ्ट में जो हमने शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन बताया था, वहां पे हमने बताया था कि टॉर्शन ऑफ शाफ्ट इन द केस ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस होता है उसका डायरेक्शन बताना इजी होता है, एंड जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस है वो कहाँ पे लगता है? Actual shear stress act along the cross section in the direction tangential to the torque. समझ में आया? सो जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का केस है वहां पे एक्चुअल शियर स्ट्रेस कहाँ पे लगता है? एक्चुअल शियर स्ट्रेस एक्ट along the cross section in the direction tangential to the direction of torque. तो वहां पे हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट इज अलोंग द लेंथ क्या लगता है? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस लगता है। Whereas in this case, in the case of direct shear, this is not a case of torsional shear stress, this is the case of direct shear. In the case of direct shear क्या लगता है? जो ये actual shear stress है, ये actual shear stress कहाँ लग रहा है? It is acting along the length. Actual shear stress लगता है along the length, और complementary shear stress कहाँ पे लगता है? Complementary shear stress लगता है along the cross section. So in the case of direct shear, एक्चुअल शेयर स्ट्रेस लगता है अलोंग द लेंथ एंड कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस लगता है अलोंग द क्रॉस सेक्शन। एंड कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स। ठीक है,
सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो shear stress लगेगा will be like this, ठीक है। रेड वन इज द एक्चुअल shear stress, ब्लू इज द कॉम्प्लीमेंट्री shear stress। कॉम्प्लीमेंट्री shear stress will act in the direction of shear force। अगर shear force पॉजिटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री shear stress कैसा लगेगा, पॉजिटिव shear force की डायरेक्शन में आएगा। अगर shear force नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री shear stress कैसा लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स में लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, शेयर फोर्स पे डिपेंड करेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, इट विल एक्ट ऑलवेज अलोंग द क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी। इन द केस ऑफ टॉर्शन एक्चुअल शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लगता है, अलोंग द क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द टॉर्क। इन द केस ऑफ डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस लगता है अलोंग द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स। अगर शेयर फोर्स पॉजिटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव शेयर फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। अगर शेयर फोर्स नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस नेगेटिव शेयर फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या था, इन आवर केस शेयर फोर्स वाज पॉजिटिव। ये जिस पोर्शन में हमने ये एलिमेंट लिया है इस पोर्शन में शेयर फोर्स पॉजिटिव था। फर्स्ट लेफ्ट में शेयर फोर्स पॉजिटिव है, सेकेंड लेफ्ट में शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फर्स्ट हाफ में क्या था, शेयर फोर्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि जब हम यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे अगर एक एलिमेंट लेते, सपोज ये एलिमेंट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इस टाइप से लेते, तो इन दिस केस क्या है, शेयर फोर्स तो पॉजिटिव है इस सेक्शन में। नाउ शेयर फोर्स पॉजिटिव है तो शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, शेयर स्ट्रेस भी लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है और मैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे एलिमेंट लिया हूँ, तो भी जो शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन है वो तो यही रहेगा। तो अगर हम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी ले रहे हैं तो भी शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन यही है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं तब भी शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन यही है। पर अगर यहाँ से आप देखेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे देयर इज टेंशन। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन है, तो ये जो एफ डैश है, दिस एफ डैश एंड दिस एफ डैश प्लस डी एफ डैश, ये कहाँ लगेगा, ये टेंसाइल लगेगा, इस तरह से टेंसाइल लगेगा। तो ये जो डी एफ है वो डी एफ इस डायरेक्शन में लगेगा। नाउ डी एफ इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी इस डायरेक्शन में लगेगा। ये डाउट आता है स्टूडेंट्स का, समझ पा रहे हैं कि क्या डाउट है स्टूडेंट्स का। ये डाउट है कि अगर हम एलिमेंट को न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ले रहे हैं, यहाँ पे हमने एलिमेंट को न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लिया, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लिया। जब एलिमेंट को न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लिया तो ये जो फोर्स है वो कैसा लगेगा, टेंसाइल। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सैगिंग मोमेंट के लिए टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, तो ये एफ इधर लगा, एफ प्लस डी एफ इधर लगा। तो ये जो डी एफ फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयर स्ट्रेस, वो स्टूडेंट्स बोलते हैं इस तरफ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ डैश। तो डी एफ अगर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ डैश लगेगा तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एफ डैश, मतलब शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जबकि जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, शेयर स्ट्रेस लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स। अगर शेयर फोर्स पॉजिटिव है तो शेयर स्ट्रेस भी पॉजिटिव शेयर फोर्स की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो यहाँ पे तो शेयर फोर्स पॉजिटिव है, अगर आप लेफ्ट हाफ में देखोगे इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो इन दिस केस शेयर फोर्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर शेयर फोर्स पॉजिटिव है तो शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन यही होना चाहिए। बट अगर हम इस कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या आता है, इन दिस डायरेक्शन। सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, देखिए हर बार जो ये शेयर स्ट्रेस है वो नीचे नहीं लगेगा। देखिए अगर आपने जो एलिमेंट है उसको न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लिया है, सपोज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और एलिमेंट को आपने न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लिया है, तो यहाँ पे नीचे वाली सरफेस पर शेयर फोर्स नहीं लगेगा। ये जो बैलेंसिंग फोर्स है नीचे वाले फेस पे नहीं लगेगा, ये बैलेंसिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर वाले फेस पे, लाइक दिस। समझ में आया। तो न्यूट्रल एक्सिस के अगर आप नीचे वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो उस पर ये बैलेंसिंग फोर्स कहाँ लगेगा, इसका ऊपर वाला लेयर इस पे लगाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो कोई लेयर ही नहीं है, दिस इज द फ्री सरफेस। अगर आपने एलिमेंट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लिया है तो इस सेक्शन के नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई लेयर ही नहीं है इस पे,
स्ट्रेस लगाने के लिए लेयर कहाँ प्रेजेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर लेयर प्रेजेंट है, तो जो शियर स्ट्रेस लगेगा और यू विल से जो बैलेंसिंग फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, ऊपर वाले फेस पे। तो इफ अगर आप न्यूट्रल एक्सिस के नीचे एक एलिमेंट ले रहे फॉर दिस केस, तो इन दैट केस जो डीएफ फोर्स है वो कहाँ लगेगा, इस टॉप वाली सरफेस पे लगेगा इन दिस डायरेक्शन, विच इज नथिंग बट द सेम डायरेक्शन जो हमने यहाँ पे बताई है। समझ में आया? तो shear स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, shear स्ट्रेस विद एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ shear फोर्स। अगर shear फोर्स पॉजिटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस भी कैसा लगेगा, पॉजिटिव shear फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। अगर shear फोर्स नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस भी कहाँ पे लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ shear फोर्स में लगेगा। क्लियर है? तो आपको इसके लिए इतना ही याद रखना है, इन द केस ऑफ डायरेक्ट shear स्ट्रेस, इन द केस ऑफ डायरेक्ट shear स्ट्रेस कैसा लगता है shear स्ट्रेस, shear स्ट्रेस हम यहाँ ध्यान रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस को। कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस कैसा लगता है, ऑन दी क्रॉस सेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ shear फोर्स। क्लियर है? तो एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो इफ आई कंसिडर वन मोर एग्जांपल, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, एंड इस कैंटिलीवर बीम के लिए अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस डिनोट करूँ, तो आई एम कंसिडरिंग दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, क्रॉस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस it will be like this, so this is neutral axis, this is neutral fiber, ठीक है। along the length आपको क्या दिखेगा, न्यूट्रल फाइबर, क्रॉस सेक्शन में क्या दिखेगा, न्यूट्रल एक्सिस। this is subjected to a load like this, कहीं पे भी आप एलिमेंट ले सकते हैं। so if I consider a element like this, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, along the क्रॉस सेक्शन मैंने एक एलिमेंट लिया है। अब इस एलिमेंट पे अगर आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में shear स्ट्रेस लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप देखिए कि इस सेक्शन पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ shear फोर्स, shear फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो ऑन दिस सेक्शन हमें पता है shear फोर्स क्या होगा, shear फोर्स विल बी पॉजिटिव। आप shear फोर्स डायग्राम बनाना जानते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन पे shear फोर्स कैसा आएगा, shear फोर्स विल बी पॉजिटिव। तो जो shear स्ट्रेस आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस, दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ shear फोर्स। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, एक्चुअल shear स्ट्रेस बनाना है। तो एक्चुअल shear स्ट्रेस आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री को इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। एक्चुअल shear स्ट्रेस कैसा लगेगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस क्लॉकवाइज लग रहा है तो एक्चुअल shear स्ट्रेस क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप shear स्ट्रेस के डायरेक्शन को डिनोट कर सकते हैं। नाउ प्लीज राइट डाउन अ नोट बिलो दिस, प्लीज राइट डाउन अ नोट। इन केस ऑफ shear force, complementary shear stress acts on the cross section in the direction of shear force, whereas actual shear stress develops in the longitudinal direction, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री shear stress कहाँ पे लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री shear stress लग रहा है इन द क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ shear force। shear force पॉजिटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री shear stress भी कैसा लगेगा, पॉजिटिव shear force के डायरेक्शन में लगेगा।